हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में नैराश्य का सिद्धांत कहते हैं, विफलता का सिद्धांत कहते हैं, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। तो आइए समझा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, कहाँ का यह सिद्धांत है और इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट से जो भी संबंधित धाराएं हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से, उनका भी अध्ययन करते हैं। तो आइए समझा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या नैराश्य का सिद्धांत क्या होता है। When the performance of the contract becomes impossible, the purpose which the party have in mind is frustrated। यानी कि जो भी ऐसा कोई कंट्रैक्ट है जिसको परफॉर्म करना, जिसको कार्यान्वित करना इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है, या फिर जो कंट्रैक्ट का पर्पज है, जो कंट्रैक्ट का उद्देश्य है, जो पार्टीज ने दिमाग में अपने रखा हुआ है कि हम यह संविदा इस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं, वह उद्देश्य ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, विफल हो जाता है। If the performance becomes impossible because of supervening event, performance become impossible because of the supervening event, तब जो है the promiser excused from the performance of the contract, तब जो है जो promiser, जो पार्टी है, वह उस संविदा को परफॉर्म करने से उनको छूट दे दी जाती है कि वह अब अंडर ऑब्लिगेशन नहीं है उस कंट्रैक्ट के, उस संविदा के टर्म एंड कंडीशन को पूरा करें, उस संविदा को लागू नहीं कराया जाता है, बल्कि दोनों पक्षकार अब फ्री हो जाते हैं यदि उसके द्वारा जो है ऐसा कोई सिचुएशन आ गया है जिससे या तो कंट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, या तो जिस उद्देश्य के लिए उस कंट्रैक्ट को बनाया गया है वह उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसे दिस इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो इसी सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं अंडर इंग्लिश लॉ, और यह इंग्लिश लॉ का सिद्धांत है, यह ब्रिटिश कॉमन लॉ का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंड इज कवर्ड बाय सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 में शामिल किया गया है, समाहित किया गया है। तो आइए समझा जाए सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। स्टडी करते हैं हम लोग सेक्शन 56 इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का, जो बात करता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। यानी कि पहला क्लॉज जो है, पहला पैरा यह बात करता है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है जो किसी असंभव कार्य के करने के लिए हो। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, वह कार्य ही असंभव है। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ इज वॉइड। तो कोई भी ऐसा करार जो किसी असंभव घटना के करने के लिए किया जा रहा है, तब वह शून्य होता है। यह इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि ऐसी संविदा शुरुआत से ही शून्य होती है। एन एग्रीमेंट to do an act impossible in itself is void, initial impossibility। दूसरा पैरा सेक्शन 56 का बात करता है contract to do act afterwards becoming impossible or unlawful। दूसरा पैरा यह कहता है कि जिस वक्त संविदा का निर्माण हो रहा था, जिस वक्त कंट्रैक्ट बनाया जा रहा था, उस वक्त तो उसका कार्य जो है ना तो असंभव था, जिस कार्य के लिए संविदा का निर्माण हो रहा है, ना ही अविधिक था, अनलॉफुल था, या फिर गैर कानूनी था। तो होता क्या है कि जब पार्टी कंट्रैक्ट बना रही है, संविदा कर रही है, तो उस वक्त जिस कार्य के लिए वैसा संविदा किया जा रहा है वह ना तो असंभव होता है, ना तो अनलॉफुल होता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब कंट्रैक्ट बन जाता है, तब ऐसी कोई सीन, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जिससे कि अब कंट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना या तो असंभव हो जाता है या तो फिर गैर कानूनी हो जाता है। तो आइए दूसरे पैरा को हम लोग समझते हैं।
A contract to do an act which after the contract is made becomes impossible, यानी कि कंट्रैक्ट बनने के बाद इम्पॉसिबल होता है, और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, जो प्रोमिसर है वह उसे रोक नहीं सकता है। अनलॉफुल बिकम्स वाइड व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, तब उस दशा में क्या होता है कि जैसे ही वह या तो इम्पॉसिबल हो जाता है या तो अनलॉफुल हो जाता है, तब वह कंट्रैक्ट वाइड हो जाता है, शून्य हो जाता है। दूसरे पैरा में, दूसरा पैरा का मतलब यह है कि जिस वक्त कंट्रैक्ट बनाया जा रहा था उस वक्त वह ना तो इम्पॉसिबल था, ना तो असंभव था, और ना ही अनलॉफुल या गैर कानूनी था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसको परफॉर्म कर पाना असंभव हो जाता है या फिर गैर कानूनी बन जाता है, तब बाद में यह संविदा बाद में जाके शून्य हो जाती है, जैसे ही उसको परफॉर्म करना असंभव हो जाता है या फिर अनलॉफुल हो जाता है। दूसरा पैरा ये बात करता है। तीसरे पैरा पे हम लोग आते हैं जो बात करता है कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक पक्षकार जो है संविदा का, उसको पता रहता है कि जिसके लिए हम संविदा करवा रहे हैं, जिसके लिए हम कंट्रैक्ट का निर्माण दूसरे पक्षकार से करवा रहे हैं, वह असंभव है, यानी कि उसको परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता है, अथवा वह अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। एक पक्षकार को तो नॉलेज है लेकिन दूसरे को नहीं बताता है, दुविधा में रख के, अंधेरे में रख के वह कंट्रैक्ट उससे करवा लेता है। तीसरा पैरा बात करता है इस सीन के लिए, तो आइए समझा जाए। Where one person has promised to do something, one person promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee did not know, यानी कि वचनदाता जो है वह जान रहा है कि यह या तो असंभव है या तो अनलॉफुल है, लेकिन जो प्रॉमिसी है, जो वचन ग्रहीता है, उसको नहीं पता है टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, कि वह या तो असंभव है या अनलॉफुल है। दूसरे पक्षकार जो वचन ग्रहीता है उसको यह नहीं पता है। देन सच प्रॉमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन टू सच प्रॉमिसी फॉर एनी लॉस विच सच प्रॉमिसी सस्टेन थ्रू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तब इस दशा में क्या होगा कि जिस पक्षकार के द्वारा कुछ हानि सहन की गई है, दूसरा पक्षकार जिसको पता था कि वह घटना असंभव है, ये गैर कानूनी है, वह संविदा हो ही नहीं सकती है, उसको उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, उसे हर्जाना देना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं सेक्शन 56 को। पहला है ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, यानी कि जादू के माध्यम से एक सोने का खजाना खोजने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। द एग्रीमेंट इज वायर्ड, क्योंकि जादू से सोने का खजाना खोजा ही नहीं जा सकता है, यह शुरुआत से ही असंभव है। पहला इलस्ट्रेशन सेक्शन 56 का ये था। दूसरा इलस्ट्रेशन है ए एंड बी कंट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, यानी कि ए और बी आपस में यह एग्रीमेंट कंट्रैक्ट करते हैं कि वह एक दूसरे से विवाह करेंगे। बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज ए वॉज मैड, द कंट्रैक्ट बिकम्स वाइड, यानी कि दो पक्षकार के मध्य यह कंट्रैक्ट होता है कि वो एक दूसरे से विवाह करेंगे, लेकिन जो विवाह की तारीख नियत की गई थी उस नियत तारीख से पहले ही एक पक्षकार उसमें से पागल हो जाता है। तो जब पक्षकार पागल हो गया तो यह बाद में, जो दूसरे पैरा में आता है, बाद में किसी कारण से वह घटना, वह संविदा का परफॉर्मेंस करना असंभव हो जाता है। पहले तो पार्टीज ठीक थी, लेकिन बाद में उसमें से एक पार्टी पागल हो जाती है, तो यह वार्ड बन जाता है जैसे ही वह दूसरा पक्षकार पागल हो जाता है।
तीसरा इलस्ट्रेशन बात करता है ए कंट्रैक्ट टू मैरी बी बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी। इसमें भी दो पक्षकार के मध्य विवाह के लिए कंट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि उसमें एक पक्षकार पहले से ही शादीशुदा है, पहले से ही विवाहित है। एंड बीइंग फॉरबिडन बाय द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी, और कानून की नज़र में पॉलीगैमी परमिटेड नहीं थी। तो जब एक पहले से ही विवाहित है तो वह विवाह के एग्जिस्टेंस के दौरान दूसरी शादी कर ही नहीं सकता है। A must make compensation to B for the loss caused to her by the non-performance of the promise। तो यहाँ तीसरे पैरा को भी हम लोग समझ लेते हैं कि जो पार्टी, जो पक्षकार पहले से ही शादीशुदा है, उसको तो पता है कि हम पहले से ही शादीशुदा हैं, दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करवाता है अंधेरे में रख के, कहा होगा कि हम शादीशुदा नहीं हैं। तो चूंकि दूसरे को अंधेरे में रख के उसने कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था, उसको पता था कि वह व्यक्ति खुद पहले से ही शादीशुदा है, मतलब वह उससे शादी नहीं कर सकता है, फिर भी वह शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस दशा में यह पहली चीज़ तो वाइड होगी, और दूसरा उसने जानते हुए कि वह खुद शादीशुदा है, वो उससे शादी नहीं कर सकता है, शादी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तब उसे उस महिला को कंपनसेशन भी दिलाना पड़ेगा, उसे महिला को कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। तो ये तीसरा इलस्ट्रेशन था। चौथा इलस्ट्रेशन बात करता है ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक कार्गो फॉर बी एट अ फॉरेन पोर्ट, यानी कि एक विदेशी जहाज से कुछ सामान आ रहा है, उसको लेने की संविदा होती है। As government afterwards declare war against the country in which the port is situated। और बाद में क्या होता है कि देशों के मध्य जो है युद्ध छिड़ जाता है और गवर्नमेंट उस पर रोक लगा देती है। The contract becomes void when war is declared। तो जब गवर्नमेंट ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, उस पर बंदिशें लगा दी, तब चूँकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बंदिश लगा दी, इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट बाद में वाइड हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला इलस्ट्रेशन है ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्ट एट अ थिएटर फॉर अ 6 month इन कंसिडरेशन ऑफ सम पेड इन एडवांस बाय बी ऑन सेवरल ओकेजन A is too ill to act, the contract to act on those occasions becomes void। यानी कि कोई ऐसा करार होता है एक थिएटर में, ठीक, उसका एडवांस पे किया गया है, लेकिन होता क्या है कि वह उस दौरान इतनी बीमार हो जाता है कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकती है। तो उस दशा में तब के लिए, जबकि वह अत्यधिक बीमार हो जाती है, उस दौरान यह शून्य हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं क्या क्या स्पेसिफिक ग्राउंड है जिस आधार पर कोई संविदा शून्य हो जाती है। देयर आर फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी भी संविदा को विफल करने के ये कुछ निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि खाली यही हो, बस इंस्टेंस एक उदाहरण के तौर पर आप लीजिए कि इन कारणों से, इन वजहों से कोई संविदा विफल हो सकती है। पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है वह उसका विनाश हो जाता है, उसका ऐसा कुछ डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, चाहे डिस्ट्रक्ट हो जाता है। जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रक्टेड देन इट विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट void, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वह डिस्ट्रक्ट हो जाता है, वह उसे जो है कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उस सब्जेक्ट मैटर का विनाश हो जाता है, या फिर उसे इतना नुकसान हो जाता है कि वह उस रूप में रह ही नहीं जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो उस दशा में भी कॉन्ट्रैक्ट void हो जाता है, यानी कि संविदा का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय वस्तु है, उसका ही डिस्ट्रक्शन हो गया है, उसका ही विनाश हो गया है। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं
टेलर वर्सेस कॉल्डवेल 1863 का केस है, टेलर वर्सेस कॉल्डवेल का। इन दिस केस अ प्रॉमिस वाज मेड टू लेट आउट द म्यूजिक हॉल, यानी कि एक म्यूजिक हॉल था जिसको किराए पर लेने की एक संविदा की गई थी, विच सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रक्टेड, लेकिन वह बाद में जिस तारीख के लिए उसको बुक किया गया था उससे पहले ही वह डिस्ट्रक्ट हो जाता है, उससे पहले ही वह विध्वंस हो जाता है, विनाश हो जाता है, या ऐसा इस तरीके से वह टूट जाता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे वह म्यूजिक हॉल ही ध्वस्त हो जाता है। तब चूँकि सब्जेक्ट मैटर ख़त्म हो गया, म्यूजिक हॉल की ही बुकिंग की गई थी और म्यूजिक हॉल डिस्ट्रक्ट हो गया, तब यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। इट वॉज हेल्ड दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द म्यूजिक हॉल विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर म्यूजिक हॉल था, उसको बुक किया गया था, म्यूजिक हॉल ही डिस्ट्रक्ट हो गया, तब सब्जेक्ट मैटर खत्म हो जाता है और यह कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देता है, शून्य बना देता है। दूसरा केस है हॉवेल वर्सेस कूपलैंड का। तो आइए समझें कि हॉवेल वर्सेस कूपलैंड के केस में क्या हुआ था। In this case, the defendant was not held liable when he contracted to sell a specified quantity of potatoes to be grown on his farm, यानी कि जो उसके फार्म में पोटैटो यानी कि आलू उगने वाला था उसको बेचने के लिए जो है एक संविदा की गई थी, but failed to supply them because the crop was destroyed by disease। लेकिन होता क्या है कि जिस वक्त आलू लगाया गया होता है उस वक्त तो यह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इतनी मात्रा में आलू बेचा जाएगा, लेकिन आलू उगने से पहले ही उस आलू के खेत में कोई ऐसा रोग लग जाता है जिससे आलू उग ही नहीं पाता है उस क्वांटिटी में। तो ये भी जो है इस संविदा को शून्य बना देता है, इस संविदा को वॉइड बना देता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर था संविदा का वह ही डिस्ट्रक्ट हो गया है। दूसरी वजह हो सकती है फ्रस्ट्रेट होने की कॉन्ट्रैक्ट की, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी कि उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी परिस्थिति में ही परिवर्तन हो गया है। The change of the circumstances must be such as to make the performance of the contract impossible or even extremely difficult in the manner and at the time contemplated, and thus upset altogether the purpose of the contract। तो जो चेंज हो रहा है सर्कमस्टांसेस में वह इस नेचर का है कि अब संविदा का परफॉर्मेंस किया ही नहीं जा सकता है, या इस तरीके से वह कठिनाई उत्पन्न कर देता है कि वह ऐसे नॉर्मल सीन में उस संविदा का अब परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता है, तब यह वजह भी उस संविदा को शून्य बना देगी। केस लॉ है क्रेल वर्सेस हेनरी। क्रेल वर्सेस हेनरी 1903 का केस है, 1903 का। तो आइए समझें कि क्रेल वर्सेस हेनरी के केस में क्या हुआ था। In this case, a flat was hired only for weaving a coronation procession, but the procession having been cancelled due to king's illness, it was held that the object of the contract frustrated by non-performing of the coronation। इसमें एक हॉल की बुकिंग की गई थी, किस लिए? पर्पज यह था कि वह राजा के राज्याभिषेक या उसके जुलूस को देखें। लेकिन होता क्या है कि फ्लैट तो हायर कर लिया जाता है, फ्लैट को किराए पर ले लिया जाता है, लेकिन वह प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि राज्याभिषेक का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि राजा बीमार हो जाता है। तो जब पर्पज वही था कि हमको राज्याभिषेक देखना है और यह हो गया कि राजा बीमार हैं, अब जो है राज्याभिषेक के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, तब चूँकि सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आ गए हैं जिसलिए वह उसको बुक किया था वही ख़त्म हो गया है, इसलिए यह भी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देगा, शून्य बना देगा। तीसरी वजह हो सकती है नॉन ऑकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट, यानी कि ऐसी कोई घटना पर संविदा
बनाई गई है, संविदा का निर्माण किया गया है और वैसी घटना ही नहीं घटती है। Sometimes the performance of a contract remains possible, but owing to the non-occurrence of the contemplated event as the reason of the contract, the value of the performance is destroyed. यानी कि यदि किसी संविदा का परफॉर्मेंस किसी ऐसी कंटेम्पलेटेड घटना पे उसके परफॉर्मेंस को डिपेंड किया गया है और वह घटना ही नहीं होती है, तो यह वजह भी सफिशिएंट होगी कि उस कंट्रैक्ट को वॉइड बना दे। केस लॉ हम लोग देखते हैं, पुरुषोत्तम दास वर्सेस बाटला म्यूनिसिपल कमेटी। पुरुषोत्तम दास वर्सेस बाटला म्यूनिसिपल कमेटी के केस में AIR 1949 यानी कि 1949 का केस है। आइए समझें कि पुरुषोत्तम दास वर्सेस बाटला म्यूनिसिपल कमेटी के केस में क्या हुआ था। In this case, the municipal committee leased out certain tanga stand to the plaintiff for 5,000 rupees, but no tanga driver used the stand throughout the year. The contemplated event not having occurred, the doctrine of frustration applied. यानी कि इसमें क्या हुआ कि म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा एक स्टैंड जो तांगा के स्टैंड के लिए यूज किया जाना था, प्लेंटिफ को 5,000 किराए पर दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि कोई भी तांगा ड्राइवर उस स्टैंड का पूरे साल यूज ही नहीं किया, प्रयोग ही नहीं किया। कोई तांगा ड्राइवर आकर उस स्टैंड में अपने तांगा को खड़ा ही नहीं किया। तो यह जो है सफिशिएंट ग्राउंड माना गया उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाने के लिए। अगली वजह हो सकती है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होने की, जो है डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, यानी कि जो संविदा के पक्षकार हैं उनकी मृत्यु हो जाए या उनमें अक्षमता आ जाए, इनकैपेसिटी आ जाए, तब यह वजह भी हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दे। Where the nature or terms of the contract required personal performance by the promisor, his death, incapacity puts an end to the contract. For example, to paint a picture, to play piano, to sing, etc. यानी कि डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टीज तब प्रभाव डालती है जबकि पर्सनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल परफॉर्मेंस की बात आती है। जैसे कि कोई पिक्चर बनानी है, कोई तस्वीर बनानी है पेंटर से, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कराना है, या फिर कोई संगीत, कोई गीत किसी के द्वारा गाया जाना है, और उस दशा में चूंकि यह पर्सनल कैपेसिटी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, या पर्सनल कैपेसिटी के उसी के द्वारा सिर्फ जो है ऐसे परफॉर्मेंस कराए जा सकते हैं। यदि वही या तो इनकैपेबल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तब यह उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाने के लिए, शून्य बनाने के लिए पर्याप्त होता है। अगली वजह हो सकती है गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, यानी कि जहां संविदा के उद्देश्य से, चाहे जो भी संविदा के लिए बनाए गए हैं, जिस कार्य के लिए भी, उस कार्य को गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लेजिस्लेटिव के द्वारा अवैध डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यदि गवर्नमेंट के द्वारा चाहे कानून के द्वारा उस संविदा को, जो अब तक इल्लीगल नहीं था, वह बाद में यदि कानून बना के उसे इल्लीगल या अवैध घोषित कर दिया जाता है, तब ऐसा इंटरवेंशन भी सफिशिएंट होगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दे, शून्य बना दे। अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिसॉल्व्ड when the legislative or the administrative intervention had so directly operated upon the fulfillment of the contract of a specified work so as to transform the contemplated conditions। यानी कि जो संविदा का कार्य है उसको ही अवैध डिक्लेयर, उस पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाता है, गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर देती है, कानून के माध्यम से कर देती है, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कर देती है, तो उस दशा में यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगली वजह हो सकती है इंटरवेंशन ऑफ वॉर, यानी कि जब संविदा का निर्माण किया गया, जब संविदा को बनाया गया, उस वक्त तो परिस्थितियां सामान्य थीं, सिचुएशन नॉर्मल थे, लेकिन
जो तिथि नियत की गई थी उस कंट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए, उससे पूर्व ही उस देश में युद्ध छिड़ जाता है, वार के सीन आ जाते हैं, तब ऐसा इंटरवेंशन भी वार का उस संविदा को विफल बना देगा, शून्य बना देगा। इंटरवेंशन ऑफ वॉर और वॉर लाइक कंडीशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रैक्ट हैज़ ऑफन क्रिएटेड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जनरली इट इज़ द ग्राउंड ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रैक्ट। तो यदि ऐसा वार डिक्लेयर हो गया है जो डायरेक्ट जो है अफेक्ट कर रहा है कंट्रैक्ट को, तब यह सफिशिएंट ग्राउंड होगा कि उस संविदा को शून्य बना दिया जाए। अच्छा, कुछ हम लोग ऐसे केसेस, ऐसे सिचुएशन को भी देख लेते हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को अप्लाई नहीं करने देते हैं या इसमें अप्लाई नहीं कराया जाता है। केसेस नॉट कवर्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी कि अब हम लोग ऐसे केसेस को देख लें जिसपे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होता है। पहला है कॉमर्शियल हार्डशिप, यानी कॉमर्शियल हार्डशिप का केस है, कुछ ऐसी वाणिज्यिक हार्डशिप का केस है, तो उस दिशा में भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होता है। सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन, यानी कि ऐसा फ्रस्ट्रेशन जो किसी पक्षकार के द्वारा स्वतः ही ऐसे फ्रस्ट्रेशन के लिए कुछ ट्रैपिंग की गई है, कुछ कोशिश की गई है और चाह के जो है ऐसी कोई सीन क्रिएट कर रहा है जिससे उस संविदा को परफॉर्म करना असंभव हो जाए, तब उसका सेल्फ इंड्यूसमेंट भी जो स्वतः प्रयास कर रहा है उस संविदा को विफल करने के लिए, यह संविदा को विफल नहीं कर पाएगा, कानून इसे विफल नहीं होने देगा। तीसरा है फेल्योर ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इन वेरियस, जैसे संविदा के कई सारे उद्देश्य बनाए गए हैं, यदि बहुत सारे उद्देश्यों में से केवल एक उद्देश्य फेल मारता है या असंभव हो जाता है, तब भी जो है उस संविदा को शून्य नहीं घोषित किया जाता है। जैसे कोई संविदा की जा रही है कि हॉस्पिटल बनाया जाएगा, स्टैंड बनाया जाएगा, स्कूल बनाया जाएगा और प्लेग्राउंड बनाया जाएगा, उसमें से 3-4 में एक सपोज दैट कि स्टैंड बनाने वाला काम असंभव हो जाता है, तो 4 में यदि 3 काम आप कर सकते हैं, एक काम आपसे नहीं हो पा रहा है, तो एक काम के न हो पाने की वजह से आप उस संविदा को शून्य घोषित नहीं करा सकते हैं, इस पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगा। अगला है कंप्लीटेड और एग्जीक्यूटेड कंट्रैक्ट, यानी कि ऐसा कंट्रैक्ट, उस पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होता है जो पहले ही किया जा चुका है। तो जब कंट्रैक्ट पहले ही परफॉर्म हो गया है तो उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या ही अप्लाई होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होता है, कमर्शियल हार्डशिप के सीन में नहीं अप्लाई होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन के केस में नहीं अप्लाई होता है, फेलियर ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इन वेरियस के केस में नहीं अप्लाई होता है, और कंप्लीटेड और एग्जीक्यूटेड कंट्रैक्ट के केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं अप्लाई होता है। अब हम लोग सेक्शन 65 देख लेते हैं कि क्या बात करता है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 65 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कंट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, यानी कि ऐसे में ऑब्लिगेशन की बात करता है सेक्शन 65 जो किसी पर्सन के द्वारा रिसीव किया गया है, किसमें, किसी वॉइड एग्रीमेंट के सीन में, तब या फिर या तो शुरुआत से ये वॉइड एग्रीमेंट है या फिर बाद में वॉइड बन गया है, लेकिन एक पक्षकार उससे जब तक वह वॉइड होता है, जब तक वह शून्य होता है, तब तक दूसरे पक्षकार से कुछ लाभ प्राप्त कर लिया है, कुछ एडवांटेज ले लिया है, तब सेक्शन 65 अप्लाई होता है। When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage, यानी कि जो भी पक्षकार उसमें कुछ लाभ उस संविदा से जो या तो स्वतः शून्य है या बाद में शून्य हो जाती है, कुछ लाभ लेता है, कुछ एडवांटेज देता है, तब अंडर सच एग्रीमेंट और कंट्रैक्ट इज बाउंड टू रीस्टोर इट, यानी कि उसे वापस करने के लिए वह बाध्य है, बाउंड है,
और टू मेक कंपनसेशन फॉर इट, या यदि यूज कर लिया है तो वह उसका हर्जाना दे, उसे कंपनसेट करे, कंपनसेशन दे। वह बाउंड है जो पक्षकार शून्य संविदा या शून्य करार अथवा ऐसे करार जो बाद में शून्य हुए हैं, ऐसी संविदाएं जो बाद में शून्य हुए हैं, उसमें कोई पक्षकार कुछ लाभ लिया है तो वह उसे वापस करने के लिए बाध्य है। और टू मेक कंपनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम होम ही रिसीव्ड इट। तो जिस पक्षकार से शून्य करार या शून्य संविदा के तहत वह कुछ लाभ प्राप्त किया है, उसको यह ड्यूटी है, वह बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि जो लाभ वह प्राप्त किया है दूसरे पक्षकार से उसे वापस कर दे। यह सेक्शन 65 कहता है। सेक्शन 65 को हम लोग इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। पहला इलस्ट्रेशन है ए पेज टू बी 1000 रुपीज इन कंसिडरेशन ऑफ बीज प्रॉमिसिंग टू मैरी सी इज डॉटर। यानी कि एक व्यक्ति की पुत्री से विवाह के लिए एक व्यक्ति उसे 1000 रुपया देता है, लेकिन बाद में सी इज डेड एट द टाइम ऑफ द प्रॉमिस। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि जिस वक्त वह अपनी बेटी की शादी के लिए बात कर रहा है, 1000 रुपया दे रहा है उसे, उसकी बेटी मृत हो चुकी है, उसकी बेटी डेट कर चुकी है। तब द एग्रीमेंट इज व्हाट, चूँकि पक्षकार जो विवाह का पक्षकार है, जो महिला है, जो लड़की है, वह मर चुकी है जिस वक्त एग्रीमेंट किया गया है, लेकिन उसकी लड़की के पिता के द्वारा लड़के को 1000 रुपया दिया जाता है। तब यह एग्रीमेंट तो वॉइड है ही, क्योंकि यह इम्पॉसिबल है, यह असंभव है। बट बी मस्ट रीपे ए द 1000 रुपीज़। लेकिन जो लड़का 1000 रुपया लिया है वह उसे वापस करने के लिए, लड़की के पिता को वापस करने के लिए बाध्य है, उसे वापस करना पड़ेगा। दूसरा इलस्ट्रेशन है ए कंट्रैक्ट टू सिंग फॉर बी a concert for 1000 rupees which are paid in advance। यानी कि एक गायक है, गायिका है, जिसे एक जगह प्रोग्राम में जाना है, गाना गाना है, और जिस कंसर्ट में उसे जाना है वह 1000 रुपया एडवांस में देता है, which are paid in advance। A is too ill to sing। लेकिन जिस दिन उसे प्रोग्राम में आगे गाना गाना है, उस दिन उस गायक या गायिका की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वह गाना नहीं गा सकती है। A is not bound to make compensation to B for the loss of the profits which B would have made if A had been able to sing, but must refund to B 1000 rupees। अच्छा, तो इसमें कहने का आशय यह है कि यदि गायिका की तबीयत, चाहे गायक की तबीयत इतनी खराब हो जा रही है कि वह म्यूजिक कंसर्ट में जाके गाना नहीं गा सकता है, लेकिन कंसर्ट के मालिक के द्वारा उसे 1000 रुपया एडवांस दिया गया है, तब गायक इस जगह पे जो कंसर्ट के मालिक को होने वाला घाटा है उसे भरने के लिए लिएबल नहीं है। भाई, हो सकता है कि वह उसी माध्यम से, उनके गायकी के माध्यम से कमाना चाह रहा हो, सारी व्यवस्था किया हो, उसको घाटा लग रहा हो, तो गायक या गायिका उन सारे घाटों को पूरा करने के लिए दायित्वाधीन नहीं है। लेकिन जो कंसर्ट के मालिक के द्वारा 1000 रुपया उसे एडवांस दिया गया है, उसे जो है उस कंडीशन में जो है उस गायिका को वह 1000 रुपया उस कंसर्ट के मालिक को देना पड़ेगा। यानी कि लिखा क्या है, A had been able to sing but must refund to B the 1000 rupees paid in advance। यानी कि जो एडवांस 1000 रुपया गायक या गायिका ने लिया है वह उसे उस कंसर्ट के मालिक को देना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेक्शन 56, और यदि कोई ऐसा एडवांटेज प्राप्त करता है तो सेक्शन 65 को भी हम लोगों ने स्टडी किया कि उसे क्या करना होगा। तो बहुत बहुत दोस्तों, आप सबको धन्यवाद।